हेलो नमस्कार दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि रामचरितमानस की इस चौपाई के जाप से विद्यार्थी का दिमाग तेज हो जाता है, उसको याद होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं पड़ता है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन हमारी मान्यताओं को भी झुठलाया नहीं जा सकता। ये चौपाई है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और हम भी इसी मनोकामना के साथ प्रभु हम सबों पर कृपा दृष्टि बनाए और हमें कुशाग्र बुद्धि बनने का आशीर्वाद दें। इसी मनोकामना के साथ आइए हम आज एक बार फिर बिहार बोर्ड एग्जाम 2024-25 के आज के टॉपिक की तैयारी के लिए आगे बढ़ें। सबसे पहले मैं आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा इसलिए कि कल का जो वीडियो था, यानी पिछला वीडियो जो था, उसमें मैं रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिख दिया था ax प्लस बी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि वो समीकरण नहीं है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है x प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है ax प्लस बी। यदि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछे तो ax प्लस बी बताना है और रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी बराबर 0 बताना है। ax प्लस बी बराबर 0, ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। यदि आप पिछला वीडियो देखे हैं, जिनके समझ में नहीं आया हो वो आज सुधार लेंगे, और जो समझ गए होंगे उनके लिए धन्यवाद। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप x प्लस बी होता है। अक्सर पूछे जाते हैं ये प्रश्न, और मैं जो टॉपिक बता रहा हूं ये रैखिक समीकरण युग्म पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में रैखिक समीकरण युग्म का शुरुआत हम किए थे, उसमें बताए थे कि यदि रैखिक बहुपद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, तो इसको संगत युग्म बोला जाता है। ये इसको विरोधी युग्म के नाम से भी जानते हैं, और इसका एकमात्र हल होता है, अद्वितीय हल होता है। यदि ग्राफ की बात करें तो ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, इसमें अनगिनत हल होते हैं। इसको संगत या आश्रित युग्म कहा जाता है यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो। इसका जो ग्राफ होता है वो समपाती रेखाएं होती हैं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 रहे, इस युग्म को असंगत युग्म माना जाता है और इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होता है। इसका ग्राफ समानांतर रेखाएं होती हैं। अब बात ये रहा, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उदाहरण के साथ जानते हैं कि यदि सीधा प्रश्न पूछ दे, सीधा प्रश्न यदि पूछे तब तो हम ये बना देंगे, लेकिन यदि समीकरण दे करके पूछे तब हम कैसे समझेंगे उसको। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई एम एन पी क्यू ये जो चर संख्याएं हैं उसका जो गुणांक होगा उसका पहले रेशियो निकालेंगे। जैसे इसको हम a1 मान लिए, इसको a2 मान लिए, इसको a1 मान लिए, इसको b1 मान लिए, इसको c1 मान लिए, इसको a2 मान लिए, इसको b2 मान लिए, इसको c2 मान लिए। इसी प्रकार से प्रत्येक समीकरण में करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसको a1 मान लिए, b1 मान लिए, c1 मान लिए, a2 b2 और c2। अब इसके गुणांक का हम अनुपात निकालते हैं, तो a1 बटे a2 निकालते हैं पहले के लिए। a1 बटे a2 इज इक्वल टू 1/2 और b1 बटे b2 इज इक्वल टू
3/-3, 3 से 3 कट गया, कैंसिल हो गया, तो -1 बचा। यहाँ पता चल रहा है कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर नहीं है। A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, यानी ये युग्म कैसा हो गया? ये युग्म संगत हो गया। संगत अगर विकल्प में लिखा हुआ है तो संगत लिखेंगे, या अगर वो विरोधी लिखा हुआ है विकल्प में तो वो विरोधी लिखेंगे। समझ गए इसको? तो ये जो है आपका एक बार फिर से रिपीट करते हैं। A1/A2 बराबर 1/2 आया, B1/B2 किए तो 3/-3 आया, कट करके -1 आया। जब दोनों पहले ही बराबर नहीं हो गया तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से हम दूसरा नंबर में आते हैं। A1/A2 निकालते हैं तो 9/18 आ गया, 9 दूनी 18, 1/2 आ गया। B1/B2 निकालते हैं तो ये आपका 3/6 आ गया, 3 दूनी 6, 1/2। इसमें दोनों बराबर आया। जब दोनों बराबर आ जाए तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा। C1/C2 बराबर 12/24, 12 दूनी 24, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। इसमें क्या पता चल रहा है? तीनों बराबर है। A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2। इसलिए यह युग्म जो है संगत तो है ही, इसको आश्रित भी कहेंगे। अगर विकल्प में संगत है तो संगत लिखेंगे, विकल्प में आश्रित युग्म है तो आश्रित लिखेंगे। ये जो आपका हो गया संगत युग्म या आश्रित युग्म हो गया। ये अभी आपका संगत या अविरोधी युग्म हो गया। यदि हम तीसरा नंबर में आ जाएं, तीसरा नंबर में तीसरा नंबर A1/A2 बराबर निकालें तो ये आ जाता है 2 3 6, 3 आ गया। B1/B2 अगर निकालते हैं तो ये आ गया आपका -3/-1, कट करके ये भी 3 आ गया। और C1/C2 निकालते हैं तो ये आपका आ गया 10/9। स्पष्ट है A1/A2 और B1/B2 दोनों 3 है तो दोनों आपस में बराबर है, और C1/C2 10/9 है जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो AN/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, इसलिए ये असंगत युग्म है, इसका कोई हल नहीं होगा। इसमें एक प्रश्न और है, यदि हल पूछा जाए तो संगत या अविरोधी साथ में ही मैं बता देता हूं, थोड़ा सा समय का बचत हो जाएगा और आप लोग सीख भी लीजिएगा। एक ही प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि किस प्रकार का हल होगा इसका, तो इसका अद्वितीय हल होगा, एकमात्र हल, अद्वितीय हल। एक ही में लिख देते हैं, थोड़ा सा समय बच जाएगा। दूसरा नंबर में जो आपका है संगत या आश्रित, इसमें अगर पूछेगा हल तो अनगिनत हल हो जाएगा, अनगिनत हल। इसका कितना हल हो जाएगा? अनगिनत हल हो जाएगा। अब हम आते हैं बी नंबर में, ग्राफ की पहचान में। तो सेम हिसाब है, मैं इसको वाइप करूंगा, मिटाऊंगा तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, वीडियो भी लंबा होगा। इसलिए जरा सा ये देखिए कि इसी उदाहरण में, चूंकि इसी उदाहरण पर आधारित है, मैं इसको भी बना देता हूं। नंबर 1 में, नंबर 1 में ग्राफ की जो पहचान है, ये ग्राफ जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, यदि संगत या अविरोधी है तो क्या हो जाएगा? A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 रहेगा, तो ग्राफ हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यही करके देखना, A1/A2 अनुपात ज्ञात करके देखना है। यदि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 आता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। नंबर 2, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ जाए, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जैसा कि 2 नंबर में है, A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2, ये आपस में बराबर। तो इसलिए ये जो है संगत है। जब संगत रहेगा तो ग्राफ संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं। और तीसरा नंबर में यदि तीसरा कंडीशन को फुलफिल करे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तब इसका ग्राफ जो है वो समांतर रेखाएं होंगी।
समांतर रेखाएं होंगी। ध्यान दीजिएगा, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 तो युग्म संगत या विरोधी होगा। अगर हल पूछे तो हल अद्वितीय होगा। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो युग्म संगत या आश्रित कहलाएगा, हल अनगिनत होगा। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 तो युग्म असंगत होगा और इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। कोई वास्तविक हल नहीं होगा इसका। और यदि ग्राफ में पूछा जाए तो a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 संपाती रेखाएं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 तो समांतर रेखाएं। ये आएंगी कहां से? जो समीकरण दिया हुआ है उसमें चर संख्या का जो गुणांक होता है, चर संख्या मतलब x y z m n p q जो भी होगा, ये चर संख्याएं हैं। चर संख्या के आगे जो अंक गुना होगा वो कहलाएगा गुणांक, और जहां कोई गुणांक नहीं होता है वहां गुणांक के रूप में एक छुपा हुआ होता है। तो x के आगे कुछ नहीं है तो a1 के जगह पे 1 लिए, a1 बटे a2 1 बटे 2 हो गया, b1 बटे b2 3 बटे -3, c1 बटे c2 6 बटे 12 कट गया। और ये आपका आ गया क्या? ये संगत या संगत की पहचान, ग्राफ की पहचान और बचा मान निकालना। मैं इसको अभी तुरंत बताता हूं। मिटाने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहां ये जो टॉपिक है इससे मैं बताया भी था कम से कम 5 नंबर का तो अवश्य पूछेगा। आज बताने के बाद इसमें कम से कम 1-2 नंबर और ऐड हो जाएगा। 5 ही मान करके चला जाए, 5 नंबर आपका जो है ये फिक्स हो जाएगा, इतना बना लीजिएगा। तो ऐसे सिर्फ इस कल और आज का यानी पिछले वीडियो और आज का टॉपिक पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। दोनों मिला करके कम से कम 7 नंबर का पूछेगा, और ज्यादा जितना पूछ दे इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। और समझ में यदि नहीं आता हो, कुछ परेशानियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, मेरा नहीं हम सबका चैनल, आपका अपना चैनल ज्ञान धाम को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो अपलोड करते के साथ ही। और पसंद आए तब तो सब्सक्राइब कीजिए ही, यदि पसंद ना आए तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अच्छे को तो सब पसंद करते हैं, जो थोड़ा बहुत कम भी अच्छा लगे उसको उसका भी मनोबल बढ़ाया जाए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया सब्सक्राइब करें ताकि मैं हिम्मत लगा करके उचित समय दे करके वीडियो बना सकूं और अच्छे से अच्छा कंटेंट। अभी तो नया हूं, त्रुटियां होंगी, उन त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं और सुझाव देने का आग्रह करता हूं। आप सुझाव देंगे, आपके सुझाव को माना जाएगा और जो भी गलतियां होंगी उसमें सुधार किया जाएगा। तो आइए, आपका ये आज के टॉपिक का अंतिम चरण है, अंतिम प्रश्न है, ए एवं बी का मान ज्ञात करें यदि निम्न समीकरण युग्म का अनंत हल हो। 2x + 3y = 7 और a - bx +
ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी घटाओ 2। अब इसमें क्या करना है, इसको a1 मानना है, इसको a2 मानना है, इसको a3 मानना है, इसको b1, इसको b2 और इसको a1, सॉरी गलती हो गया, a1 b1 और c1, इसको a2 b2 और इसको c2 मानना है। अब वही अनुपात ज्ञात करना है, किस रूप में, ध्यान दीजिएगा। यहां प्रश्न कह रहा है युग्म का अनंत हल हो। मैथ में क्या है ना, सबसे पहले यह समझना है कि क्या दिया हुआ है और उसके बाद उसको समझ करके यह समझना है कि क्या बनाना है। जैसे आपके घर में यदि आलू उपलब्ध हो तो आप आलू की सब्जी ही बनाने के बारे में सोचिएगा। अब उसको आप जितना अच्छा बना पाए, पनीर कहां से मिलेगा, तो उसी प्रकार से पनीर बन नहीं सकता है सिर्फ आलू से, तो उसी प्रकार से ए एवं बी का मान ज्ञात करें यदि निम्न समीकरण युग्म का अनंत हल हो। प्रश्न को समझिए और जो चीज आपको उपलब्ध है वैसा सामग्री लगा करके, उसमें कौन सी सामग्री डालें आप अपने बटन को क्लिक कीजिए, माइंड के बटन को, और उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, अनंत हल हो, तो अपनी स्मृति को हम वहां ले जाएंगे कहां, यदि समीकरण युग्म दिया हुआ हो तो अनंत हल के लिए क्या सूत्र है। अनंत हल के लिए कंडीशन है, यहां लिखना है अनंत हल के लिए शर्त, अनंत हल के लिए शर्त बराबर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो यहाँ a1 क्या है 2 और a2 क्या है a माइनस b बराबर b1 क्या है 3 और b2 क्या है a प्लस b और c1 यहाँ क्या है 7 और c2 क्या है 3a प्लस b माइनस 2। ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, अब तीनों आपस में बराबर है और a और b का मान ज्ञात करना है। कब दिमाग में क्या आता है, कब दिमाग में ये आता है या आना चाहिए कि ये जो आपस में तीनों बराबर है, अगर हमको समीकरण मिल जाए तो हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, आपस में तीनों बराबर है, ध्यान दीजिएगा, तीनों बराबर है तो किसी भी दो को हम बराबर कर सकते हैं, उससे समीकरण मिल जाएगा। तो 2 बटे माइनस बी और इज इक्वल टू 3 बटे प्लस बी अगर कर दें और कोना कोनी गुना कर दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 3 इंटू ए माइनस बी। और ये देख लीजिए 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा 2a इधर आकर के माइनस हो जाएगा। नियम है कि बराबर के साथ अगर बराबर से अदला बदली करते हैं, यानी बराबर के दाएं साइड में जो लिखा हुआ है उसको बाएं साइड ले जाएंगे, अथवा जो बाएं साइड लिखा हुआ है उसको दाएं साइड ले जाएंगे, इसको पक्षांतरण कहते हैं। और पक्षांतरण करने का नियम है कि प्लस माइनस में बदल जाएगा और माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो माइनस 3b इधर है, 2b को इधर लाए माइनस 2b हो गया, 2a में 3a जाएगा तो माइनस a बचेगा, माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b हो जाएगा, ये माइनस 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 कैंसिल हो गया, a बराबर 5b, एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो लिए, अब 2 बटे a माइनस b बराबर 7 बटे 3a प्लस b माइनस 2 किए, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो गुना किए, 3 दूनी 6 है प्लस 2b माइनस 2 दूनी 4, 7a माइनस 7b, ब्रैकेट के बाहर जो अंक होता है वो ब्रैकेट के अंदर के सभी अंकों से गुना किया जाता है। तो 6 है इधर प्लस में था, बाएं तरफ लाए तो माइनस 7 हो गया, प्लस 2b स्थिर रहा, माइनस में 7b था, इधर बाएं तरफ लाए तो प्लस में 7b बदल गया। अब माइनस 4 था, इसको दाएं ले गए तो प्लस 4 में बदल गया, 6a में 7a घटेगा तो माइनस a बचेगा, 2b में 7b जुटेगा तो प्लस 9b होगा बराबर 4। अब यहाँ क्या किए, समीकरण 1 में a बराबर 5b है तो 5b यहाँ रख दिए a के जगह पर, और प्लस 9b था ही तो माइनस 5b में 9b जुटा तो 4b हो गया। ऐसा नियम है कि जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक अंकों के साथ क्रिया होती है
तो क्रिया घटाव की जाती है और चिन्ह धनात्मक बड़े अंक के अनुसार होता है, जो बड़ा अंक पर चिन्ह होता है। तो यहाँ पे बड़ा अंक पर प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह हुआ, तो 4b बराबर 4, तो b बराबर 4/4 एक बार में आया, 1 आ गया। समीकरण 1 में b का मान रख दिए, समीकरण 1 यहाँ है, b का जो मान निकला समीकरण 1 में रख दिए, तो a बराबर 5 और b बराबर 1 हो गया। धन्यवाद।